Hello student, welcome to accountancy classes. Today we are going to discuss types of reserve. As you all know, we have already discussed about reserves and provisions. Let us learn types. Reserves is of two types. First is revenue reserve and second is capital. Let us define revenue reserve. बेटे revenue reserve क्या होता है कि रिजर्व, जैसा कि हमने इसका मीनिंग समझा था कि रिजर्व का मतलब होता है कि आपने एक प्रॉफिट का पार्ट जो है वो सेफली अपने पास रखा हुआ है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा हमारे पास लॉस, अनसर्टेन लॉस हो जाता है तो उस लॉस से फुलफिल करने के लिए, उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए. ठीक है, वो अननोन होती है लायबिलिटी या अननोन लॉसेस होते हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए हमारे पास कुछ बैकअप होना चाहिए. ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट हमने अनसर्टेन लायबिलिटीज, अनसर्टेन लॉसेस के लिए रखा हुआ था, उसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज रिवेन्यू एंड सेकंड वन इज कैपिटल. रिवेन्यू और कैपिटल. बेटे कैपिटल नेचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर क्या होता है, ये आपको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग पता चलेगा. देखिए, कंपनी जिस चीज में डील कर रही होती है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही होती है, जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी जो है उसकी एक कंपनी जो है वो बुक्स बना रही है. ओके, बुक प्रिंटिंग का काम है या इवन पेजेस बना रही है, कुछ भी है, बुक से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसका, तो वहां उस बुक से रिलेटेड जो भी बेनिफिट होंगे, यानी कि सेल से जो बेनिफिट होंगे, जो रूटीन में होते रहते हैं, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो स्टॉक को बनाने के बाद, तो उस केस में आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो निकल के आ रहा है ना. ठीक है, तो जो प्रॉफिट आप वहां से ड्राइव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिजर्व, सॉरी रिवेन्यू प्रॉफिट. और उस प्रॉफिट में से जब आप प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिजर्व. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो कभी कभी होने वाली इनकम के रिजर्व होते हैं. जैसे फर्स्ट हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो बिजनेस है वो बुक्स में डील कर रहा है, बुक्स बना रहा है, लेकिन वहां जो मशीनरी है वो एक फिक्स असेट है और उसको आपने रिप्लेस किया. रिप्लेस करते टाइम आपको बेनिफिट हो गया. ठीक है, कोई मशीन थी जिसकी फेस वैल्यू एट प्रेजेंट 2 लाख रुपए थी और आपने उस मशीन को 2,30,000 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहाँ जो 30,000 रुपीज सरप्लस मिला आपको, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर. ठीक है, तो इस तरीके के जो बेनिफिट होते हैं उनसे जो रिजर्व बनाए जाते हैं उन्हें कैपिटल रिजर्व बोलते हैं. ओके, तो हमारे पास जो रिवेन्यू रिजर्व है, उस रिवेन्यू रिजर्व को भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज जनरल रिजर्व एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक रिजर्व. बेटा जनरल रिजर्व होता है जहां पे सब कुछ अननोन होता है, कुछ सर्टेन नहीं होता, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसी लायबिलिटी जो अचानक से हमें पे करनी पड़ रही है, पहले उसका कोई अंदाजा ही नहीं था, कुछ भी उससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो वो आप कहां से करोगे, जनरल रिजर्व से. ठीक है, जनरल रिजर्व को और भी दो नामों से जाना जाता है. फर्स्ट इज कंटीजेंसी, जैसा कि हम इसके नेचर से ही जान रहे हैं कि जो हमारे जनरल रिजर्व होते हैं वो कंटीजेंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए होते हैं. मतलब वहां पे अचानक से जो लायबिलिटी जनरेट हुई है, अचानक से जो लॉस हुआ है, उससे कंपेंसेट करने के लिए होता है. ठीक है, तो यहाँ हम कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से भी जानते हैं इसे, या इसको हम फ्री रिजर्व भी बोल सकते हैं. ओके, क्लियर है ये कि जनरल रिजर्व होता क्या है और उसको और कौन से दो नामों से जाना जाता है. बेटा देखो, यहाँ पे आपको जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, वहां अगर आपको क्वेश्चन पुट किया जाता है तो जनरल रिजर्व पूछा जाए तब भी सेम मीनिंग, कंटीजेंसी रिजर्व पूछा जाए सेम, और फ्री रिजर्व है दैट इज ऑल्सो सेम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक. बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल. ठीक है, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है. वैसे तो रिजर्व क्या होते हैं, जनरली अननोन लायबिलिटीज, अननोन जो एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है, उसके लिए आता है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी होते हैं जो नॉन होते हैं और फिक्स होते हैं.
ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसका लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बहुत ही सिंपल है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इशू किए थे, तो क्या कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेगी? नो, कंपनी को जो अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट किया गया है उसे भी रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिडेम्पशन के टाइम कंपनी के पास एकदम से फाइनेंस कहां से आएगा? ठीक है, कंपनी अच्छे से जानती है कि उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ कंपनी क्या करेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट को धीरे धीरे जमा करती रहेगी इस स्पेसिफिक रिजर्व में। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो मेन रिजर्व्स हैं उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। देखो बेटा, नाम से भी क्लियर हो रहा है, इक्विलाइजेशन यानी कि डिविडेंड को इक्वली स्मूथ में रन करने के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है उसके प्रॉफिट का जो मार्जिन है कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर जो उसके ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उन लोगों की इनकम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए कंपनी डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व बना के रखती है। ओके, ताकि अगर किसी साल कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहे हैं तो वहां से ये पैसा निकालकर उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, ताकि जो हमारे ओनर हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी इनकम ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए जो रिजर्व बनाए जाते हैं, जैसे हम डेप्रिसिएशन बनाते थे ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वहां क्या हो रहा होता था, हम मशीन को रिप्लेस करने के लिए ही बनाते थे, लेकिन क्या था कि वहां स्पेसिफिक प्रोविजन इसलिए वर्ड यूज हो रहा था क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे वो मशीन कितने की मिलेगी। ठीक है, हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेड अमाउंट वहां पे डिपॉजिट कर रहे होते थे। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम कि एक रिजर्व बना रहे हैं किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए, जिसके बारे में हमें पता है कि इन फ्यूचर ये हमें इतने रुपए में मिलने वाली है, जो अमाउंट है उसका फिक्स है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने कहीं की हुई है, अब इन्वेस्टमेंट जो की हुई है हर वक्त आपको फायदा तो नहीं दे सकती ना। क्या ऐसा जरूरी है कि आपने जहां पैसा इन्वेस्ट किया वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा? जो हमारे पास बिजनेस होता है या कहीं भी हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हाई रिस्क जो होता है वो हाई बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क से रिकवर करने के लिए, मतलब वहां पे हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए, तो उसे लेवल में लाने के लिए हम ये फ्लक्चुएशन रिजर्व रखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई फर्म है और उसने एक बिल्डिंग परचेज की है और उस बिल्डिंग की वैल्यू जो है इस टाइम 15 लाख है। ओके, तो अभी 15 लाख है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय और कम हो जाए। जैसे एग्जांपल ले कि उसकी कीमत आज 10 लाख रुपए रह गई, तो कंपनी को तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना। अब उस नुकसान को कंपनी कैसे बियर करेगी? उसके लिए कंपनी यहाँ से पैसा एडजस्ट करेगी। ठीक है, उसने जो ये फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ है 5 लाख रुपीज का जो लॉस दिखाई दे रहा है, उस लॉस को फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से हम कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, कंपनसेशन यानी कि उनको कुछ अगर किसी भी तरीके का कंपनसेट करना है उन्हें, उनके साथ कुछ भी इंसिडेंटल ऐसा हो जाता है, तो उस केस में कंपनी को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे उसकी फॉर एग्जांपल उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ पैसा खर्च करना है, उसकी फैमिली को कुछ बैकअप देना है, तो उस केस में यहाँ हमारे जो वर्कमैन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए कुछ अमाउंट फिक्स रखा जाता है। फंड इसलिए वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल एक्सीडेंट केस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस पैसे को यूज किया ही किया जाएगा, हो सकता है कि जो फंड है वो यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि जब डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो उस केस में उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वो हमसे वापस ले रहे होंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम कैसे उनके डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, वो लॉट जो है, वो अमाउंट जो है वो हम कहाँ से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए कंपनी धीरे धीरे पैसा जमा करती है किसमें, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व। ओके, अच्छा ये सब जो है ये वो टाइप्स है रिजर्व के जो आपको आपके बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा भी एक और रिजर्व होता है, दैट इज सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, सीक्रेट होता है क्यों, क्योंकि यहाँ आपने विंडो ड्रेसिंग का नाम सुना होगा, जो आपकी सेकंड चैप्टर था, वहां पे अकाउंटिंग टर्म्स में विंडो ड्रेसिंग वर्ड आया था। विंडो ड्रेसिंग वर्ड मतलब यहाँ आप दिखावा कर रहे होते हो, एक्चुअल जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कुछ अच्छा दिखाने के लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इंफॉर्मेशन को उनके अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ भी जो सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं वो हमारे प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे हो, सॉरी प्रॉफिट जो है उसको इन्वेस्टर्स के लिए तो ज्यादा दिखाया जाता है, और शेयर होल्डर्स जो हमारे ओनर्स होते हैं उनके लिए कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि प्रॉफिट का जो डिवीजन है वो कम हो जाए। इसी तरीके से कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक्सपेंडिचर्स जो है उनको छुपा लिया जाता है। ठीक है, लॉस जो है उनको छुपा लिया जाता है। तो इस तरीके की जो एडजस्टमेंट की जाती है वो सीक्रेट रिजर्व से की जाती है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिजर्व। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को भी किसी भी कंसेप्ट पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।